नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अनपढ़ और गंवार लड़की से बचपन में ही कर दी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो अच्छे से पढ़ाई करके प्रोफेसर बन गया और मेरे पिताजी के देहांत के बाद मैं उस लड़की को कभी नहीं लाया और मैंने बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सब कहने लगे कि मेरी पहली पत्नी पागल हो गई है। और फिर एक दिन अचानक मैंने उसे देखा तो जब से पुनर्विवाह की बात चली है, ललित की विचित्र मनोस्थिति है, शादी करे या ना करे, लेकिन जब से जिया को देखकर आए हैं, विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी शीला के देहांत को। उस समय वो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को ना देंगे, लेकिन जिया की सुंदरता देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर जोशी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ साथ वे समझदार, सुलझे हुए आदर्शवादी इंसान भी है। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ? बड़ी झिझक के साथ ललित ने पूछा। दोबारा नहीं ललित, तिबारा, अपनी बालिका बधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका बधू को ही ले आओ, भली लड़की है। तुमने त्याग दिया तो वो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, कभी तो उसकी भी सुध लो। ललित झिझक गए, बेवजह जोशी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूं। सावित्री नाम था उसका। ललित तब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते ना कहते हुए भी सावित्री से विवाह करना पड़ा। चूंकि सावित्री अभी 12-13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। ललित खुश हो गई कि बाबूजी ने सावित्री नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच ललित के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार सावित्री की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो ललित ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब सावित्री के पिता ने गौने की बात छेड़ी तो ललित अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। उनको दिखावा तो पसंद था ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार सावित्री उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने शिल्पा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की शिल्पा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर ललित आनंदित हो गए। ये बात और है कि शिल्पा ने कभी गृहस्थी का कार्यभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन सवर कर दिन भर घर में बैठी रहती, लेकिन ललित को कोई शिकायत नहीं थी। इधर सावित्री के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के काम काज में व्यतीत करती है, किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन ललित पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी शिल्पा को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद सावित्री की हाय लगी। पिछले साल शिल्पा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर ललित अकेले रह गए, घर में 2 नौकरों के साथ। 1 साल तक तो सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़ा बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आराम भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीप भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, ललित धोखेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं है। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि सावित्री को ही वापस बुला लिया जाए। ललित ने सोचा कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी सावित्री वापस आएगी नहीं, और आई भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी सावित्री के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। ललित स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया सावित्री को लाने, ये सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद सावित्री ना लौटे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम को जब ललित कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ आई थी। चाय बनाऊं, कुछ नाश्ता करोगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज़ सुनकर ललित चौंके, लेकिन कुछ भी ना बोलते बना, मैं सावित्री, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली ललित ने, जैसा ही उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना, तो चाय पी लो, थकान दूर हो जाएगी। यह कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए सावित्री रसोई की ओर मुड़ गई। ललित दंग थे। शीला जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास लेकर नहीं खड़ी रही, नहीं कभी चाय पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकर ही करते थे। चाय पीकर ललित तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वो नहीं बिताना चाहते थे। सावित्री उन्हें फांसने के फिराक में है और वो
उसे मौका नहीं देना चाहते थे। सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उससे खाना मंगवा लूँगा, तुम्हें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं है। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। ललित से कुछ कहना नहीं बना घर में इस तरह का संस्कार देखने का। उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ थी, माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पत्नी शीला को तो अपने साजो श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं मिली कभी। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाया था उन्होंने। और उस प्यार की मिठास को वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे, लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने, वो चाहते नहीं थे। कहीं सावित्री ये ना समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए ताकि उस पतिव्रता से सामना न हो। लेकिन एक बात तो वो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उनके दिलो दिमाग से नहीं हटी, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर सावित्री प्रतीक्षा करते मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकर को तो मैंने छुट्टी दे दी है। मुझे बिना पूछे, मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या जरूरत है? ललित झीक गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उनसे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह सावित्री से सामना तो होना ही था। वो चाय लेकर बेडरूम में चली आई। ललित तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? चाय देने? और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो। हर रोज एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयास करती है। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुराकर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले। कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार ललित ने सावित्री को नजर उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने सावित्री का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में शीला से कम नहीं थी, न ही उनका रहन सहन खराब था। हाँ, उसने शीला की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल ललित को लगा कि वो ये सब कुछ क्यों सोच रहे हैं, उन्हें क्या मतलब? वो चाहे जैसी दिखे। चाय पीकर वो नीचे उतरे तो घर एकदम बदला बदला सा लगा उन्हें। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी सावित्री पूजा करके उठी है। ललित के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर सावित्री हाजिर हो गई, पर ललित को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पिताजी के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में ना चलाओ और न ही इस घर को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करो। ललित ने जानबूझकर बहुत सख्ती से यह बात कही थी, लेकिन सावित्री के चेहरे पर कोई दोष नजर नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब तक मैं इस घर में मौजूद हूँ पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। वर्षों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भुला बैठी ललित फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत उपवास पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? शायद सावित्री ने ललित के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला कभी? नहीं, सब बकवास है। मुझे फांसने और आकर्षित करने की कुशल चाल, लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही एक महीना कब बीत गया ललित को पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान वे महसूस करने लगे कि सावित्री की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें सावित्री के इस घर में आने के बाद ही पता चली थी। उनकी हर बात का, हर हरकत का न चाहते हुए भी वो शीला से तुलना करते और इस तुलना में सावित्री हमेशा शीला को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात सावित्री पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहते, उसका अपमान करने का कोई भी मौका नहीं चूकते थे। लेकिन सावित्री हर हाल में शांत बनी रहती। वह चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए और कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था।
लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। ललित अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये सावित्री का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते हुए? अब तक जो करती आई हो तुम उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर मेरे घर पर जबरन अधिकार जताती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। सावित्री की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द ना बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह ललित की आंख खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद सावित्री मुंह फुलाए बैठी होगी। लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हर रोज की तरह सावित्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। अब वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन सावित्री नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले ही पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़ा मांगूंगा। उस दिन ललित कॉलेज चले तो गए, पर पढ़ाने में उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार सावित्री का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि सावित्री से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल दिया गया, लेकिन आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरे स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वे घर लौटे तो रोजाना की तरह सावित्री उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ा बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उन्हें आते ही सावित्री को देखने की आदत सी पड़ चुकी थी। तभी नौकर सुरेश पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा, कहा कि वो जा रही हैं, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़कर गई है। अच्छा तुम जाओ, एक कप चाय बना लाओ। सुरेश को भेजकर ललित फौरन पत्र पढ़ने बैठ गई। क्या संबोधित दूं तुम्हें, समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिना संबोधित किए ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश हो गए आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने से पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़कर जाऊँ, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे। वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और न ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाई लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाइयों का बैग तुम्हारी तकिया के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जा रही हूँ। सुरेश को बुलावा भेजा है और उसे सारी बात समझा दी है। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। सावित्री का पत्र पढ़ते पढ़ते ललित की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू नहीं, अब सावित्री को वो और वनवास नहीं देंगे। और जब सावित्री जैसी पत्नी है तो जिया से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार तो स्वयं जाएंगे और सावित्री को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए उसे शेष जीवन में पत्नी का वो सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार सावित्री की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए सावित्री को ही चुना था। उन्होंने शीला से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसलिए ईश्वर ने शीला को उनसे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह की वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने जिया के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं सावित्री को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रशंसा उसके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रशंसा और आतुरता शीला के विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। वो सावित्री के पास पहुँच गए और सावित्री से माफी मांगी और बोले, चलो सावित्री, अपने घर चलो। मैंने आज तक तुम्हें बहुत सारे कष्ट दिए हैं, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया है, बस अब नहीं। तब सावित्री बोली, देखो मेरे भगवान ने मेरी विनती सुन ली है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना वो सुनता जरूर है, चाहे देर से ही सुने। सावित्री आज बहुत खुश थी।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।